तो आज हम लोग जो है साइंस का 10th ग्रेड का सेकेंड चैप्टर का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। और ये चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो अभी तक जो है, चलिए और भी बच्चे आ गए। ठीक है, तो ये चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ओके। तो एसिड यानी कि अम्ल, बेस यानी कि क्षार, सॉल्ट मतलब नमक। और हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि एसिड, बेस और सॉल्ट का के बारे में जो जो भी जानकारी हम लोगों ने जमा किया कि भाई एसिड का क्या रोल होता है, एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करता है, एसिड और बेस का रिएक्शन होने पर नमक और पानी बनता है। एसिड को का जब भी रिएक्शन होता है किसी कोई भी धातु के साथ, मेटल के साथ में या मेटल ऑक्साइड के साथ में, तो हाइड्रोजन बनता है। तो ये सब हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई एक देयर समथिंग कॉल्ड पीएच स्केल। मतलब कोई भी चीज कितना एसिड का स्ट्रेंथ के मतलब एसिड कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, उसमें उसको मापने के लिए एक स्केल होता है, उसको बोलते हैं पीएच स्केल, जो कि 0 से लेकर के 14 तक होता है। ठीक है। और 7 जो है, ये समझिए कि न्यूट्रल पॉइंट है। 7 से कम जितना होते जाएगा एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। ऐसा सुनने के लिए लगता है कि अच्छा है, ये 0 मतलब बहुत कमजोर होगा। नहीं, ये उल्टा है एक्चुअली। कि अगर पीएच स्केल पे अगर किसी एसिड का वैल्यू, पीएच वैल्यू अगर मान लिया जाए 0 अगर है, समझिए कि बहुत ही खतरनाक एसिड है, बहुत स्ट्रांग एसिड है। उससे उसको अगर आप खाली हाथ से टच करेंगे या कुछ भी, तो वो हर्ट भी कर सकता है। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसका अगर मान लिया जाए आपने जो जो सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, वो अगर जो है उसका पीएच वैल्यू अगर 0 है, तो समझिए कि वो बहुत ही स्ट्रांग एसिड है, हार्मफुल हो सकता है। उसी तरह से अगर 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे, तो ये आपका बेस का स्ट्रेंथ बताता है कि अगर कोई पीएच स्केल पे अगर किसी बेस का यानी कि क्षार का पीएच वैल्यू अगर 14 है, तो समझिए कि बहुत ही ज्यादा वो उसका बहुत ही स्ट्रांग बेस है, बहुत ही स्ट्रांग क्षार है वो। और हम लोगों ने देखा कि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी करता है। अगर बॉडी में अगर एसिड का मात्रा बढ़ गया, तो बोलते हैं कि एसिडिटी हो गया है। तो उसके लिए जो है आप एंटासिड यानी कि बेस वाला सॉल्यूशन जो है उसको मतलब जैसे इनो या जो भी है, समझिए उसको हम लोग एंटासिड बोलते हैं, क्योंकि उसमें बेस का मात्रा ज्यादा रहेगा। उस वो जो एसिड जो आपके बॉडी के अंदर ज्यादा बन गया है, वो उसको न्यूट्रलाइज करता है या उसको कम करता है। साथ ही साथ हम लोगों ने सीखा कि भाई एसिड और बेस जो है उसमें उसको डाइल्यूट कैसे करते हैं, उसको पतला कैसे करते हैं। दूध में से पानी मिलाते हैं तो दूध का ताकत कम हो जाता है, उसी तरह से एसिड और बेस में भी पानी मिलाते हैं तो उसका ताकत थोड़ा कम हो जाता है, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने सीखा। अभी हम लोग उसको थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। हम लोग दो चीज आज क्लास में कवर करेंगे। एक तो है कि भाई जो भी पीएच वैल्यू हमने देखा पिछली क्लास में, उसका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, उससे तो कैसे समझ सकते हैं कि भाई पीएच वैल्यू 0 या पीएच वैल्यू 14 जो है, उसको हमारे आसपास की चीजों में, हमारी बॉडी के साथ में, हमारे आसपास में जो लिविंग थिंग है उसके बारे में उसका क्या इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद हम लोग सॉल्ट के बारे में, नमक के बारे में सीखेंगे। अभी तक आप लोग कोई पूछता है भाई नमक के बारे में क्या जानते हैं, तो बोलता है टाटा नमक या या आयोडाइज सॉल्ट या फिर और बाकी नमक के बारे में जानते हैं। लेकिन थोड़ा नमक को हम लोग केमिस्ट्री के हिसाब से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। यहाँ तक में जो भी बात हुआ है तो सब क्लियर है या कुछ डाउट है? बीच बीच में आप लोग थोड़ा जवाब भी देते रहिएगा, उससे हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे कि भाई बच्चे लोग मेरे साथ में है। ठीक है। तो ओके। अब देखिए कि भाई पीएच का, अब ये ठीक है, पीएच स्केल पे आप जान रहे हैं कि भाई 0 हुआ तो बहुत ही स्ट्रांग एसिड, 14 हुआ तो बहुत ही स्ट्रांग बेस, 7 हुआ तो न्यूट्रल। न्यूट्रल तो देखिए एसिड और बेस को मिलाने पर नमक और पानी बनता है। तो आप ये मान सकते हो कि नमक यानी सॉल्ट
और पानी जो है वो कहीं पे यहाँ पे आसपास में होगा, न्यूट्रल जगह पे होगा। तो अगर कोई बोलेगा कि भाई सॉल्ट का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो मान लीजिए कि सॉल्ट जो है न्यूट्रल चाहिए, ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। अगर आप प्योर सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो मोस्टली वो 7 के आसपास रहेगा। अब अब ये मामला आता है कि भाई जो जितना भी अ, जीव जंतु होता है, पेड़ पौधा होता है, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? मतलब क्या उनका बॉडी पीएच को लेकर सेंसिटिव होता है? मतलब एसिड की मात्रा या एसिड का स्ट्रेंथ कम या ज्यादा होने पे क्या उसको लेकर सेंसिटिव होता है? बिल्कुल होता है। आप कभी किसी पौधे के ऊपर में अगर आप H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे थोड़ा सा, तो वो जल जाएगा, क्योंकि वो सेंसिटिव होता है, वो दैट कैन नॉट टेक स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। उसी तरह से हमारा शरीर भी होता है, हमारी बॉडी तो बेसिकली मान के चलिए कि 7 to 7.8, ये रेंज में अगर मान लिया जाए पीएच वैल्यू है अगर, तो अपना बॉडी उसको बर्दाश्त कर सकता है। या आप ये मान सकते हो कि हमारे बॉडी का या किसी भी जीव जंतु का बॉडी का पीएच स्केल पे 7 to 7.8 जो है वो संभाल सकता है। उससे ज्यादा होने पे खतरा है, उससे कम होने पे भी दिक्कत है। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई एसिड का मात्रा कम हो गया, भर के 2 किलो इनो खा लिया तो उससे मतलब बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, या अगले 5 दिन ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर मान लिया जाए कि आपने कुछ ऐसा चीज खाया जिससे कि आपका पीएच वैल्यू बॉडी का हो गया 10.4, तो समझिए कि फिर आपको हो सकता है कि आपको एसिडिक सब्सटेंसेस का जरूरत पड़ेगा। जैसे इनो का उल्टा कुछ होता होगा तो वो आपको लेना पड़ेगा। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं पीना है, लेकिन जरूरत पड़ेगा। तो चलिए हम लोग समझें कि वो क्या क्या एसिड है, इसका हम कंजम्पशन करते हैं या क्या होता है। तो पहला तो है कि भाई जीव जंतु, इंसान, जानवर जो भी है, पौधा, उसका पीएच स्केल पे 7 to 7.8 जो है वो उसका बॉडी अब्जॉर्ब बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है। अब उसी तरह से आप अगर देखेंगे कि मिट्टी है जैसे, जहाँ पे पौधे ग्रो करते हैं, जहाँ पे आप लोग पेड़ पौधा लगाते हैं, खेती बाड़ी हम लोग करते हैं, राइट, उसका भी एक पीएच वैल्यू होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब बोलता है कि भाई ये मिट्टी अच्छा है या मिट्टी अच्छा नहीं है, वो इस संदर्भ में होता है कि भाई अच्छा मिट्टी का एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ जो है कैसा है, मतलब उसके अंदर उसका ये पीएच, मतलब लोग क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग, कि भाई मिट्टी थोड़ा सा उठाते हैं, एक बीकर में डालते हैं, उसको एक पीएच स्केल पे उसका मेजर करते हैं कि अच्छा बस का मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या है। तो उससे पता चलता है कि भाई मिट्टी में पेड़ पौधे जिंदा, देखिए अब मान लिया मिट्टी का अगर पीएच वैल्यू अगर मान लिया जाए कि 3.5 रहेगा, इसमें कोई बोलेगा कि इसे पौधा लगा दो, मान लीजिए धान की खेती कर रहे हैं, ये गेहूं लगा रहे हैं, नहीं ग्रो करेगा उसमें। तो इसीलिए हर एक मिट्टी में हर चीज नहीं होती है। वो एक इसका एक क्वालिटी होता है पीएच वैल्यू भी, कि भाई इसका उसका पीएच वैल्यू क्या है, उसका मिट्टी का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। तो दैट आल्सो डिटरमिन्स इट। इसीलिए आप देखें कि जो भी कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई कुछ ग्रहों पे जीवन है कि नहीं है, हर एक ग्रह, हर एक प्लैनेट प्लैनेट जो है, चाहे मंगल ग्रह हो, शुक्र ग्रह हो, नेपच्यून हो, प्लूटो हो, जो भी हो, वहां पे लोग अभी तक साइंटिस्ट लोग पता करें भाई कहाँ पे जीवन है, कहाँ पे जीवन नहीं है। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि भाई आ, वहां पे जो धरती है, वहां का जो मिट्टी है, उसका पीएच वैल्यू क्या है। अगर मान लिया जाए किसी मंगल ग्रह का अगर पीएच वैल्यू मान लिया जाए कि हम्म, मान लिया जाए कि 9.4 है, तो पौधों का रेंज है 7 to 7.8, 9.4 रहेगा तो भाई कैसे पौधा लोग ग्रो करेगा? मतलब ऑक्सीजन भी चाहिए, सनलाइट तो सबको मिल रहा है, क्योंकि हर हर एक ग्रह जो है सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, तो पौधों के लिए तो सनलाइट चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। लेकिन मिट्टी की क्वालिटी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए फिर। तो ये हो गया पौधों के बारे में। तो आपको अगर पता करना है कि भाई आपके आपके खेत में कुछ पौधा क्यों नहीं लग रहा है, तो जब आप किसी लेबोरेटरी में जाएंगे पता करने की भाई कि इस मिट्टी में क्या लगा सकते हैं, मतलब हम लोग इंडिया में सब चीज उतना सोचते नहीं कि चलो मिट्टी है पौधा लगा देंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन हर जगह पे हर चीज की खेती नहीं होती है। आप अगर मतलब एक तो क्लाइमेट होता है,
एक जो वातावरण होता है उसका असर होता है, और साथ ही साथ मिट्टी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। उसी तरह से आप देखिएगा कि हम लोग अगर देखें कि अम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब हमारा बॉडी जो है वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। मतलब समझिए कि हमारे जो ग्लैंड्स है हमारे मुंह में, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो क्या बोलता है कि भाई खाना को चबा के खाइए, क्यों? क्योंकि आप जब खाना चबा के खाते हैं तो हमारे मुंह, मतलब मुंह के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां होती है, जिससे कि लार निकलता है। अब वो लार क्या है? लार में बहुत सारा पाचक तत्व होता है, साथ ही साथ थोड़ा एसिड होता है, जो कि खाने को पचाने में सहूलियत करता है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग एसिड रहेगा, मतलब उसका पीएच वैल्यू काफी कम रहेगा, 7 से काफी नीचे रहेगा, तो वो खाने को पचाएगा नहीं, खाने को जला देगा, और वो खाने के साथ में मिलके वो बॉडी के अंदर जाएगा। पेट में जब जाएगा तो जो आपका जो पाचन तंत्र है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी इसको रिएक्ट करेगा कि भाई ये बहुत स्ट्रांग हो गया। जैसे हम लोग बहुत तीखी मिर्ची खा लेते हैं तो क्या होता है, मतलब तबाही मच जाता है कि अरे, हमारा बॉडी रिएक्ट करने लगता है उसको कि नहीं नहीं ये बहुत तीखा हो गया, पूरा पसीना चलने लग जाता है, और अ, तकलीफ बढ़ जाती है। तो उसी तरह से हमारी बॉडी का भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें एसिड निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोस्टली, और वो जो है खाने को पचाने में मदद करता है। लेकिन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्ट्रेंथ या उसकी ताकत बढ़ गई बहुत ज्यादा, अगर तो अगर मान लीजिए, ऐसे सोचिए कि मुंह में आपका जितना भी मुंह में, मतलब मान लीजिए कि ये इंसान का मुंह है, ये चेहरा है, यहाँ पे मुंह है, यहाँ पे आपको दांत दिख रहा है, ठीक है। मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, बट चलिए ये आपका आंख है, नाक है। तो आपने खाना खाया, तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने से पहले मुंह में आप रखते हैं, चबाते हैं उसको, और मुंह से जो लार निकलता है, जो जो सलाइवा निकलता है, वो उस खाने के साथ मिलके उसको, खाने को हल्का पचाता है। मतलब आप जब चबाते हैं उसको तो छोटा करते हैं, और उसमें सलाइवा मिलाते हैं ताकि भाई पचाने का कार्यक्रम शुरू हो जाए। और फिर धीरे धीरे नीचे जाता है, बॉडी इसका बाकी हिसाब किताब करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। तो यहाँ पे जब जब आपने, समझिए कि एक तो आपका दांत है, बाकी ग्रंथियां हैं मुंह में जो जो सलाइवा या लार निकालती है, जो खाने को चबा के मिला करके उसको पचाने का कार्यक्रम शुरू करता है। लेकिन अब देखिए दांत जो है, ये भी जो है, ये एक अम, दांत की हड्डियां जो है वो किसकी बनी होती है? उसको बोलते हैं हड्डियों का, उसको हाइड्रोक्सी एपेटाइट, मतलब एक एक क्रिस्टल का बना होता है, ठीक है। उसका केमिकल नेम है हाइड्रोक्सी, हाँ, एपेटाइट, ठीक है। तो ये जो हमारा दांत होता है, जो सफेद दांत दिख रहा होता है, वो बना होता है एक एक तरह के क्रिस्टल से, जिसका केमिकल नेम है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इट कैन ओनली स्टैंड अप टू 5.5 पीएच। मान लिया जाए कि आपके मुंह से जो लार निकल रहा है, उसका अगर एसिड का स्ट्रेंथ अगर बढ़ने लग गया, मतलब पीएच वैल्यू घटते घटते 5.5 से नीचे हो गया, मान लिया जाए कि 3.4 हो गया, तो ये आपके दांत को गलाने लगता है। इसीलिए बोलते हैं टूथ डिके। अब ये कब होता है? ये पीएच वैल्यू कब होगा कम? आप लोग को सबको बचपन से बोला जाता होगा, मुझे भी बोला जाता था, मैं भी अपने बच्चों को बोलता हूँ कि भाई सोने से पहले दांत साफ कर लेना, दांत का हमेशा साफ रखना चाहिए, दांत साफ नहीं रखो दांत में कीड़े लग जाएंगे। तो कीड़ा बोल के कुछ ऐसा, कुछ 4-5 हाथ पैर वाला कीड़ा तो दिखता नहीं हमको। वो एक्चुअली क्या होता है कि जब खाना पचाने के क्रम में जो बैक्टीरिया होता है, जो जो खाने को अ, कैसे समझाया जाए उसको, ओके, इसको बोलते हैं अम, लो अभिषेक, ओके। तो हाँ, तो बैक जो खान जो जो मतलब समझिए कि
जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में समझिए कि बहुत तरह का बैक्टीरिया होता है जो जिसका अलग-अलग रोल होता है, खाना पचाने के लिए या जो है आपका आपके लार की ग्रंथियों में भी होता है। तो मतलब बेसिकली जब जब मान लिया जाए कि आप खाने को नहीं अच्छा इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लिया जाए कि आपने खाना बनाया, चावल चावल दाल सब्जी बनाई, एक एक बर्तन में करके, अभी ताज़ा-ताज़ा बना आपने उसको खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। खाना बनाया उसको 5 दिन तक रखा बाहर ऐसे, बिना कुछ कुछ किए उसको। एक बर्तन में खाना रख दीजिए बाहर और छोड़ दीजिए उसको। उसको कुछ मत कीजिए, फ्रिज में भी नहीं मत रखिए। क्या होता है वो? वो खाना गलना शुरू हो जाता है, सड़ने लग जाता है। क्यों? वो एक नेचुरल प्रोसेस है कि भई जो वो मतलब उसको बोलते हैं अ इसको हिंदी में एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं आई थिंक अपघटक अपघटन बोलते हैं शायद से। खाना का मतलब का सड़ने का कार्यक्रम जो होता है वो ऑक्सीजन इसके साथ में मिलके खाने को सड़ाने या गलाने का काम करता है। वो मतलब वो नेचुरल एक प्रोसेस है। तो उसी तरह से मान लिया जाए कि अगर वो खाना आपने खाना खाया और ब्रश नहीं किया, तो खाना आपके दाँतों में चिपका हुआ रहा। तो जैसे ही बर्तन में रखा हुआ खाना बाहर में धीरे-धीरे सड़ने लगता है, वो एक बैक्टीरिया होता है जो ऑक्सीजन के साथ में मिल कर के ऑक्सीजन को यूज़ करता है और उसको सड़ाने का, गलाने का काम करता है। तो वही खाना अगर सड़ने का काम आपके मुँह के अंदर हो रहा हो, तो समझिए क्या होगा, बैक्टीरिया ऑक्सीजन के साथ में मिलके कुछ एसिड बना रहा है और उस खाने को सड़ा रहा है क्योंकि वो खाना वहाँ पे नहीं रहना है। कोई भी चीज़ मतलब हम लोग रखते हैं डीके प्रोसेस होता है, हाँ, वही डीके इंग्लिश में डीके बोलते हैं, हिंदी में अपघटन बोलते हैं। तो जो भी है मतलब कोई भी चीज़ को बाहर हवा में रखते हैं बहुत दिन तक तो धीरे करके वो सड़ना गलना शुरू हो जाता है और वो काम होता है बैक्टीरिया का जो उसको सड़ाता है या गलाता है। तो वही अगर खाना आपके मुँह में गल रहा हो, तो समझिए कि एक बैक्टीरिया है जो उस खाने को सड़ा रहा है आपके मुँह के अंदर में और सड़ाने के लिए, गलाने के लिए एसिड लगता है। तो बेसिकली वो बैक्टीरिया एसिड रिलीज़ करता है और खाने को सड़ाने का कोशिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुँह के अंदर खाना था, आपने दाँत साफ नहीं किया, तो वो बैक्टीरिया आपके मुँह के अंदर में उस खाने को सड़ाने की कोशिश कर रहा है, मतलब एसिड निकाल रहा है। लेकिन अब बैक्टीरिया को कोई भेदभाव तो है नहीं, उसने एसिड निकाला खाने को सड़ाने के लिए, गलाने के लिए, एक्स्ट्रा एसिड निकाला और वो आपके दाँत के ऊपर असर असर करने लग गया। अब दाँत जो है आपका दैट कैन ओनली विथस्टैंड अप टू 5.5 पीएच। उससे कम हो गया अगर पीएच वैल्यू मतलब एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ गया, तो दाँत सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए एक लाइन में अगर समझा जाए कि अगर आपको अपना दाँत को साफ रखना है, अपने दाँत को बचा के रखना है लंबे समय तक, बुढ़ापे तक आपका दाँत आपके साथ रहे, तो आपको दाँत हमेशा साफ करते रहना पड़ेगा। अब देखिए एक साइंटिफिक रीज़न हो गया, अभी तक तो हम लोग दाँत इसलिए साफ करते थे कि भाई डाँट पड़ेगा। बड़े लोग बोलेंगे दाँत साफ नहीं किया ठीक से, दाँत सड़ जाएगा, दाँत गल जाएगा। लेकिन अब हम लोग इसको साइंटिफिकली सोचेंगे तो भाई कारण ये है कि अगर खाना मुँह में पड़ा रहा, तो बैक्टीरिया जो है एसिड निकाल करके उसको सड़ाने का कोशिश करेगा और खाने को सड़ाने के क्रम में आपका दाँत भी सड़ने लगेगा, गलने लगेगा। तो जो हम लोग जिसको समझते थे कि दाँत में कीड़ा लग गया, कहीं से कोई नया कीड़ा नहीं आया। वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपके मुँह में जो खाना बचा हुआ था, चॉकलेट था, आपने दूध पिया, दूध दूध भी दाँत में लगा हुआ था, उसको गलाना है। उसका काम ही है गलाना, सड़ाना। क्योंकि मुँह में मतलब आपका मुँह जो है वो ये अब स्टोर तो है नहीं जहाँ पे आप खाना जमा करके रखेंगे। तो वो एक प्रोसेस हो गया, ठीक है? तो ये टूथ डिके के बारे में हो गया। तो ये आपका रोल है पीएच वैल्यू का, चाहे आपको आपका पाचन तंत्र हो उसके बारे में समझना हो, चाहे दाँत झड़ना-सड़ना हो। उसी तरह से देखेंगे बहुत सारे पौधों में कुछ कुछ पौधे होते हैं जिसको कि आप टच करेंगे ना तो वो मतलब हर्ट करता है। मतलब अ, आप लोग हम लोग बचपन में उसको बोलते थे, अभी पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। एक पौधा होता था हम लोग उसको बोलते थे, उसका थोड़ा काँटे वाला पत्ता होता था। उसको हम लोग उसका इंग्लिश नेम तो हमको पता नहीं है। हिंदी में हम लोग बोलते थे उरकुस्सी बोलते थे उसको। बिहार में ऐसे बोला जाता है उसको। तो वो पौधे का क्या अगर किसी उसके पत्ते को लेकर किसी के बॉडी में आप रगड़ देंगे ना, तो वो उसको जलन होती है काफ़ी देर तक, मतलब पूरा रैशेज़ हो जाएगा, पूरा छिल जाएगा वो। तो ऐसा नहीं कि इस पौधे में कुछ
कांटा लगा होता है, वो नॉर्मल सॉफ्ट सा पत्ता होता था, लेकिन उसको आप किसी के बॉडी पे रब कर देंगे, रगड़ देंगे तो वो जलन होती है। तो जलन इसलिए होती है कि उन पौधों में के पत्तों में जो ग्रंथियां होती है वो एक एसिड या उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। हमारा बॉडी बोलता है भाई कि हम 7 to 7.8 pH ही हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। उससे कम हुआ मतलब पीएच वैल्यू 7 से कम हुआ मतलब एसिड स्ट्रांग हुआ अगर, तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो जो पौधा होता है उसको, रुकिए याद करता हूँ उसका क्या नाम होता है। अ, उसके पौधे का नाम होता है, इंग्लिश से बोलते हैं उसको बी स्टिंग लीव्स। मतलब बी मतलब मधुमक्खी, स्टिंग मतलब स्टिंग मतलब वो काटना या बाइट करना। इंग्लिश उसको बोलते हैं बी स्टिंग लीव, हिंदी में क्या बोलते हैं बी स्टिंग लीव को देख वो भी देख लिया जाए। हिंदी नेम ऑफ बी स्टिंग लीव्स। ओके, ये नेटल लीव बोलते हैं। हाँ, बिच्छू बूटी। तो देखिए, एक एक नया नाम पता चला मुझे, बिच्छू बूटी। हम लोग उसको बिहार में बोलते थे जो है उर्कुस्सी बोलते थे। मतलब बिहार में, मतलब बिहार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो हम लोग जहाँ पे रहता था वहां पर उसको कुछ और नाम था, पर वो आपको कहीं पे मिलेगा नहीं। तो बिच्छू बूटी। तो बिच्छू, जैसे बिच्छू, अब उसी तरह देखिए बिच्छू काटता है, अगर ये सांप काटता है तो समझिए क्या होता है, वो उसके भी वो जो उसका जो जहर होता है वो भी, उसमें भी एसिड होता है। तो वो एसिड रिलीज कर आपके बॉडी के अंदर वो छेद करता है, उसके अंदर वो एसिड डाल देता है। तो जो अगर सांप जो है या बिच्छू है या जो भी कीड़ा मकोड़ा काटता है अगर, तो उसका अगर एसिड अगर बहुत स्ट्रांग नहीं है, मतलब मान लिया जाए कि उसका जो एसिड वो जो अपने दांत के थ्रू आपके बॉडी में डालता है, अगर मान लिया जाए इसका पीएच वैल्यू अगर रहा, मान लिया जाए 7.1 के आसपास, तो ठीक है, मतलब आएगा, हल्का शरीर को असर करेगा, कोई जान पे खतरा नहीं है। लेकिन मान लिया जाए कोई सांप अगर काटा इसका कि उसका जो जहर है, जो 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 लिक्विड आपकी बॉडी के अंदर रिलीज किया, अगर उसका एसिड वैल्यू जो है अगर मान लिया जाए 4.3 है, अगर ये बहुत स्ट्रांग एसिड है, आपका बॉडी नहीं संभाल पाता है, तो उससे जान जाने का खतरा रहता है। तो इसलिए जो है एंटी वेनम या जो जहर को मारने का दवाई होता है वो दिया जाता है, ताकि उसका असर को खत्म कर सके और बॉडी का जो के ऊपर जो खतरा है वो चला जाए। ठीक है, तो ये सारा का सारा खेल जो है एसिड और बेस का, यही सब है हमारी लाइफ में। एसिड का क्या रोल है, मिट्टी में पौधे उगते नहीं उगते हैं, उसका क्या कारण है, दांत का झड़ना क्यों होता है, हमारा बॉडी कितना संभाल सकता है, हमारे बॉडी से में एसिड निकलता है, कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसका उसका पीएच वैल्यू घटने बढ़ने पे क्या होता है, हमको एंटासिड का जरूरत कब पड़ता है, ये सब चीज हम लोग रिलेट कर सकते हैं एसिड के टर्म में। तो यहाँ तक में कोई डाउट, दिक्कत, कंफ्यूजन है तो बताइए भाई, बिफोर आई मूव ऑन। अभिषेक, अनमोल, पूजा, आलोक, अंकित, नो डाउट। चलिए, तो अब थोड़ा नमक के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग ने देखा होगा टूथपेस्ट का ऐड में आता है कि भाई मेरे टूथपेस्ट में नमक है। अब नमक तो ठीक है, नमक हर एक चीज जो व्हाइट सा होता है वो नमक नहीं होता है, लेकिन हम लोग समझेंगे नमक का केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिलेवेंस है। कुछ और चीज आप लोग जानना चाहेंगे, जैसे कि भाई अ, हम लोग खाने पीने के क्रम में जो डिफरेंट चीजें यूज करते हैं उसमें किस किस तरह का एसिड होता है। जैसे कि देखिए, एक होता है विनेगर। हम लोग जानते हैं कि एसिड का टेस्ट जो होता है कैसा होता है, खट्टा होता है, सार। ठीक है, तो अब क्या क्या खट्टा चीज हम लोग खाते हैं, एक तो होता है नींबू, दूसरा होता है इमली, तीसरा होता है इवन टमाटर भी होता है, वो भी खट्टा होता है। फिर विनेगर जो लोग प्याज में डाल के अगर आप खाएंगे तो वो भी खट्टा होता है। तो ये सब जो है एसिड का एग्जाम्पल है। साइंटिफिक नेम के हिसाब से देखा जाए
तो जैसे विनेगर है वो होता है एसिटिक एसिड। ये एक तरह का एसिड होता है, एसिटिक एसिड। ठीक है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे ऑरेंज, ऑरेंज इसमें होता है साइट्रिक एसिड। ठीक है। उसी तरह से टमाटर हुआ, उसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड। टैमरिन में यानी कि इमली देखेंगे तो उसमें होता है टार्ट। हाँ आ रहा है आलोक, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। तो इमली अगर देखेंगे तो टैमरिन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें होता है टार्टरिक एसिड। उसी तरह से दही के बारे में बात करेंगे, कर्ड, उसमें होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ये होता है आपका दही, दही या कर्ड। ओके। उसी तरह से नींबू, नींबू नींबू ऑरेंज दोनों में, ये आपका लेमन ऑरेंज दोनों में होता है सिट्रिक एसिड। इसलिए इसको बोलते हैं सिट्रस फूड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है। उसी तरह से आपको चींटी काटता है, तो चींटी क्या करता है, आपके शरीर के अंदर थोड़ा सा एसिड डाल देता है कि ले भुगत। मान लिया आप गलती से किसी चींटी के ऊपर चढ़ गए, या जहाँ आपने चींटी के घोंसले में हाथ डाल दिया अगर, तो उसको गुस्सा आया, तो अब बेचारा छोटा सा जानवर है, क्या करेगा आपके साथ, आपके साथ पंजा तो लड़ा नहीं सकता है। तो वो क्या करता है, चुपके से आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा एसिड डाल देता है, उसको बोलते हैं मेथेनॉइक एसिड। ठीक है। उसी तरह से जो जो पौधे का बात में कर रहा था, अ, क्या था वो, बिच्छू, बी स्टिंग लीव, यानी कि बिच्छू बूटी। तो ये भी वैसे, ये भी मिथेनॉइक एसिड आपके बॉडी के अंदर डाल देता है। मतलब उस पौधे का पत्ते को अगर बॉडी के ऊपर रगड़ते हैं तो वो आपकी बॉडी का वो जो है उसके पत्तियों में का जो मतलब जो ग्रंथियां हैं, जैसे आप किसी पत्ते को निचोड़ते हैं उससे थोड़ा पानी निकलता है ना, तो समझिए कि वो उसके पत्तियों में भी एक ग्रंथियां होती है, जैसे हमारे मुंह मुंह में लार ग्रंथि होती है, जैसे लार निकलता है, उसी तरह पत्तियों में भी ग्रंथियां होती है, जिसको कि आप से आपको कुछ लिक्विड निकलता है, और वो भी मिथेनॉइक एसिड होता है। तो ये सभी चीजें जो है, हर एक जो चीज हम अपने आसपास देखते हैं, जो हमने अभी खट्टी चीजों के बारे में बात किया, चाहे वो दही हो, चाहे वो इमली हो, चाहे नींबू हो, चाहे नारंगी हो, चाहे टमाटर हो, चाहे कर्ड हो, ये सभी एक एक तरह का एसिड होता है। ठीक है। जिसका कि नाम हम लोगों ने देखा कि भाई ऑरेंज और लेमन जो है वो गया आपका सिट्रिक एसिड, उसमें पाया जाता है। विनेगर में आपको जो है एसिटिक एसिड होता है। अ, दही में आपका लैक्टिक एसिड होता है, तो बोलते हैं लैक्टोज प्रोडक्ट है। लैक्टोज आपका, जैसे ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, जैसे लैक्टोज है दूध में, दही में, जितना मिल्क प्रोडक्ट होता है उसमें लैक्टोज पाया जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका एसिड के बारे में, कि किस किस तरह का, कि हम लोग जो है ऑरेंज को हम लोग ऑरेंज समझते थे। बोले कि भाई ये सिट्रस फूड खाइए, कभी कभी जाए डॉक्टर को दिखाइए, बोले कि भाई इसको जो है थोड़ा सिट्रस फूड खिलाइए। अब सिट्रस फूड क्या क्या होता है, तो जिसमें इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, तो ऑरेंज और नींबू। ठीक है। तो ये सब हो गया आपका एसिड के बारे में, कि भाई हमारे दिनचर्या में, हमारे डेली रूटीन में क्या किस किस तरह से की एसिड के एसिड से फर्क पड़ता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा नमक के बारे में जानते हैं। तो जब हम नमक के बारे में बात करते हैं, तो एक चीज तो हम लोगों ने देखा कि भाई नमक जो है ये पी, अभी हम लोग सारा डिस्कशन हमारा पीएच स्केल के आसपास होगा, कि भाई 0 मतलब बहुत ही स्ट्रांग एसिड, 14 मतलब बहुत ही स्ट्रांग बेस, बीच का मामला जो है न्यूट्रल। इसी के आसपास में नमक पाया जाएगा, क्योंकि ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। ठीक है। तो अब नमक क्या किस किस तरह का होता है, तो देखिएगा नमक के बारे में अगर जानेंगे तो कुछ कुछ कॉमन केमिकल टर्म्स हैं जो अभी मैं बोलूंगा, फिर उसको हम लोग रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारा सल्फेट, ठीक है, या क्लोराइड, या नाइट्रेट, या कार्बोनेट, ये होता है सल्फेट, क्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट। ओके। तो ये होता है आपका मोस्टली
नमक। अब सल्फेट देखेंगे अगर, तो जैसे पोटासियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, उसी तरह से सोडियम सल्फेट, सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। उसी तरह से फिर आगे देखें, फिर आपका मैग्नीशियम सल्फेट। तो बेसिकली बहुत सा सल्फेट सॉल्यूशन होता है जिसको कि जो कि हम सॉल्ट की श्रेणी में आता है, तो चाहे वो पोटासियम हो, मैग्नीशियम हो, सोडियम हो, कैल्शियम हो, ठीक है। और ये सब चीज ध्यान से देखेंगे तो ये सब चीज हम लोग को बॉडी में जरूरत पड़ता है, चाहे, ठीक है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे, मान लीजिए आप क्लोराइड पे जाते हैं तो सेम चीज, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, नाइट्रेट पे आएंगे तो सोडियम नाइट्रेट। उसी तरह से आप एक और भी होता है, कार्बोनेट भी होता है, कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो अगर आपको कोई बोले भाई 5 सॉल्ट का नाम बताइए, आपको ध्यान रखना है कि या तो वो कार्बोनेट फैमिली होगा, सल्फेट फैमिली होगा, क्लोराइड फैमिली होगा, नाइट्रेट फैमिली होगा। उसमें आप बस सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम ऐड कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब जानना ये कि भाई कैसे, तो ये हर एक सॉल्ट जो है कैसे बनता है, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, उससे सॉल्ट और वाटर बनता है। अब देखिए सल्फेट जो बना, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोराइड जो बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रेट जो बना, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो बेसिकली इस चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं, भाई सॉल्ट जो है कहीं ऐसे अचानक से, मतलब भगवान के आशीर्वाद से नहीं बनता है, वो एसिड और बेस का रिएक्शन से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि भाई ये चार चार ग्रुप ऑफ फैमिलीज है, चार फैमिलीज है, उसमें ये सब्सटेंस मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम के का सल्फेट या क्लोराइड या नाइट्रेट या कार्बोनेट। और ये कार्बोनेट सल्फेट इसलिए बन रहा है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। और देखिए यहाँ सब में एक चीज कॉमन है जो हम लोगों ने पहले बात किया है, हर एक एसिड में हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा खेल उसी का है। तो मतलब केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सभी फैमिली ऑफ सॉल्ट्स है, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड वाला एसिड के साथ में कार्यक्रम हुआ रहेगा तो सल्फेट बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कार्यक्रम होकर के नमक बना है तो क्लोराइड रहेगा, नाइट्रिक एसिड में आ जाएगा तो नाइट्रेट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए सेम चीज हम लोग बात करें, भाई पीएच क्या होता है, सॉल्ट का पीएच वैल्यू क्या होगा। तो भाई सॉल्ट का पीएच वैल्यू 7 के आसपास रहेगा, क्योंकि अगर इधर गया तो बेस बन गया या क्षार बन गया, इधर गया तो एसिड बन गया या अम्ल बन गया। तो ये निर्दलीय उम्मीदवार है, ये ना तो भाजपा के साथ में है, ना ही कांग्रेस के साथ में, ठीक है। मतलब अगेन, नो नो रेलिवेंस टू पॉलिटिक्स, यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं घुसाना है, यहाँ पे साइंस की पढ़ाई हो रही है। लेकिन हाँ, मतलब जस्ट एन एग्जांपल कि भाई सॉल्ट जो है, सॉल्ट को किसी से लेना देना नहीं है। सॉल्ट ना तो एसिड का दोस्त है, ना ही बेस का दोस्त है। सॉल्ट वो चीज है जो पैदा होता है एसिड और बेस की लड़ाई से। When acid and base react, they produce salt and water. क्यों? क्योंकि एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का ये जो सल्फर वाला पार्ट है ये सल्फेट बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लोरीन वाला पार्ट क्लोराइड बनाता है, नाइट्रिक एसिड का ये वाला पार्ट नाइट्रेट बनाता है, और उसमें अलग से सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब जैसे जैसे आप लोग और पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा और डीप में जाएंगे,
बायोलॉजी जब पढ़ेंगे, मतलब मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, लेकिन अगर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भाई बॉडी में कैल्शियम मैग्नीशियम सबका जरूरत पड़ता है। कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए चाहिए होता है, उसी तरह मैग्नीशियम का भी कुछ रोल है, उसी तरह सोडियम का भी कुछ रोल है। बोलता है कि बॉडी में अगर सोडियम बहुत कम हो गया तो उसको सोडियम चढ़ाना पड़ता है। जनरली ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम होती है, जब आपका बॉडी में सोडियम की मात्रा कम हो गई या नमक का कंजम्पशन आप थोड़ा कम कर देते हैं तो सोडियम कम हो जाता है, वो भी आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये मतलब इसीलिए नमक जो है हमारे मतलब फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये नहीं कि आप आधा किलो नमक खा लीजिए रोज, लेकिन हाँ थोड़ी सी मात्रा में जाना चाहिए, जो हमारे शरीर के उसका डिफरेंट रोल होता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया ये हो गया आपका सॉल्ट का पीएच वैल्यू के बारे में, और उसका पीएच स्केल पे क्या रिलेवेंस है, और उसका कौन सी फैमिली का है। उसी तरह से आप देखेंगे कि भाई अ, अ, जैसे कि बोलते हैं कि नमक कहाँ बनता है, तो नमक बनता है समुद्र के पानी से। समुद्र के पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में नमक पाया जाता है, तो उसको बनाने का एक प्रक्रिया होता है। वो देखेंगे कि समुद्र के पानी को क्या करते हैं लोग, थोड़ा बैरिकेड करते हैं, पानी को जमा होने देते हैं। तो उसमें क्या होता है, रेत के थ्रू पानी धीरे निकल जाता है, और ऐसे आपका वहां पे नमक जमा होते रहता है। और फिर उसके साथ प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि समुद्र के पानी में बहुत सा कुछ मिला रहता है, तो उसको उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसमें से जो काम का चीज निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो अब जो है इसको अगर आप थोड़ा और डिटेल में समझना चाहेंगे कि भाई नमक के बारे में, थोड़ा उसका रॉ मटेरियल क्या क्या होता है। तो नमक, जो मान लिया जाए कि जो सबसे कॉमन सॉल्ट है, अब मतलब समुद्र के पानी में नमक होता है, ऐसा नहीं कि आप पानी जमा कर लेंगे, उसका पानी छान लेंगे, उसको जला करके उसमें से सिर्फ नमक मिल जाए, ऐसा नहीं है। उसमें और भी बहुत कुछ मिला रहता है। तो उसको जो नमक का जो फैक्ट्री होता है, वहां पे इसका मेन नमक मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन नमक का प्रोसेस करके उसमें से आलतू फालतू चीजें जो होती है उसको निकालना, उसका शुद्धिकरण जो होता है, दैट इज वेयर द मैक्सिमम एफर्ट गोस। ओके, तो जो हम लोग कॉमन सॉल्ट होता है, उसका उसका बहुत सारा रोल होता है, बहुत सारा काम होता है। उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, बट बिफोर आई मूव ऑन, अभी तक हम लोग मैंने जो भी बकवास किया है वो सब क्लियर है आप लोग को, या कुछ डाउट है? नहीं? ओके, तो अब देखिए जो जो सॉल्ट होता है, मतलब जब हम लोग सॉल्ट की बात करें, नमक की बात करें, तो समझिए कि हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल्ट की बात करेंगे। सबसे कॉमनली यूज्ड सॉल्ट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका बहुत सारा काम होता है, इसको बहुत सारा अलग अलग चीजों में यूज किया जाता है। सॉल्ट का यूज होता है बहुत सारा सब्सटेंस को बनाने के लिए, मतलब बहुत सारा ट्रीटमेंट में, बहुत सारा नई चीजों को बनाने के लिए। तो हम लोग उस बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पे नमक का यूज होता है, किस किस चीजों को बनाने के लिए। अब जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप बोलिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम है? तो चलिए पहले थोड़ा सा इसको केमिकल के फॉर्म में समझते हैं, देन विल गो डीपर इनटू इट। तो मान लिया जाए कि आपका जो, मान लिया जाए एक बड़ा सा बर्तन है, ठीक है। बड़ा सा बर्तन मतलब एक हम लोग अब एक क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपका नमक का घोल लेते हैं, मतलब पानी में ढेर सा नमक मिला करके एक नमक का घोल बनाया आपने। सोडियम क्लोराइड है और वाटर है, समझिए, मिला हुआ है इसमें। इसके थ्रू क्या करेंगे, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है।
मतलब बैटरी का ये एक लाल वाला तार जो है, इसके अंदर ये मेटल यहाँ पे डिप कर दिया आपने। ये जो बैटरी का जो ब्लैक वाला पार्ट है, उसको उस तार से कनेक्ट करके एक ये मान लिया मेटल की पट्टी है, उसको अपने पानी में डाल दिया, ठीक है, इस घोल में जहाँ पे कि नमक और पानी मिला हुआ है। तो यहाँ पे एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। प्रतिक्रिया क्या होगी? मान लीजिए आपका सोडियम क्लोराइड है और पानी है, इसका ट्रीटमेंट हुआ, बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस। समझिए कि यहाँ पे एक मान लिया जाए आपका आउटलेट है, ये एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा छेद बना देते हैं, और एक आउटलेट यहाँ पे है, इसको भी थोड़ा सा छेद बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका एक बर्तन है, इसमें ये दो निकलने का रास्ता है। आ, एक रास्ता इधर निकलने का है, एक रास्ता इधर से निकलने का है। और यहाँ पे समझिए कि एक आपका पॉजिटिव, ठीक है, इसको बोलेंगे पॉजिटिव पॉइंट बैटरी का, ये निगेटिव पॉइंट। बैटरी में जो जो पॉजिटिव पॉइंट रहता है उसको बोलते हैं कैथोड, सॉरी एनोड, एनोड सॉरी एनोड, इसको बोलते हैं कैथोड। ये नाम है, समझिए, इसको इसको लेके टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ आपका कि आपने पानी और नमक घुला हुआ था, उसके अंदर में आपने इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू फ्लो कराया, ठीक है। मतलब एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट था बैटरी का, एक तरह से नेगेटिव पॉइंट था, ऑब्वियसली ये कनेक्ट होगा, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो ये जो हुआ, सोडियम क्लोराइड और पानी था, बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन था, नमक और पानी का मिश्रण था। तो उसका जब प्रतिक्रिया हुआ तो बनता है, क्या क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है निगेटिव साइड था जिधर, उधर से निकला, पॉजिटिव साइड से निकला क्लोरीन। अब बोलिएगा कि क्लोरीन का क्या काम है, हाइड्रोजन का क्या काम है, वो आप लोग, उसको हम लोग समझेंगे बाद में। लेकिन ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर क्लोर अल्कली प्रोसेस। मतलब क्लोरीन निकल रहा है, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन से क्लोरीन निकालने का जो प्रक्रिया हुआ, उसको बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। और बाद में बच गया आपका, यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ पे बच गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था इसमें, तो इसको इसमें दो चीज समझने का है कि भाई अगर आपका नमक और पानी का मिश्रण है, अगर नमक का शरबत अगर है, उससे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उससे क्लोरीन निकलता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है, और इस प्रोसेस और बच जाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये क्या है, ये एक बहुत ही कॉमनली यूज सब्सटेंस है, जो कि यूज होता है आपका अ, अ, इसको ब्लीचिंग के लिए काम यूज होता है एक्चुअली, इसे ब्लीच बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो बहुत सारा अभी यहाँ पे देखिए, कोई भी आपका नमक कोई भी हो, चाहे इसमें क्लोराइड हो, सल्फेट हो, चाहे कार्बोनेट सीरीज का फैमिली का हो, जो भी हो, उसमें सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम रहता है, जो हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले। तो जो जो भी नमक लेंगे उसको पानी में घोलेंगे, उसके उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करेंगे, तो उसको बोलते हैं, उसको वो अल्कली प्रोसेस बोलेंगे उसको, ठीक है। सोडियम क्लोराइड है तो क्लोर अल्कली बोल रहे हैं। उसी तरह से अगर जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा तो उसका अलग कुछ नाम होता होगा, जो हम लोग जब भी पाला पड़ेगा हम लोग उस बारे में बात करेंगे।
नेट नेट ये है कि जब भी आप नमक और पानी के मिश्रण के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का का फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं, तो उससे बनता है जो सब्सटेंस, वो होता है मोस्टली हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग, बेकिंग सोडा, ब्लीच, वॉशिंग सोडा, ये सब कुछ बनता है। तो बेसिकली आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जो जो आपका नमक है, नमक का यूज करके उससे आपका अलग अलग सब्सटेंस बनता है। उसके लिए अलग अलग, यहाँ पे नमक और पानी था। अब जो ब्लीचिंग का एजेंट हो, चाहे आपका बेकिंग सोडा हो, चाहे आपका वॉशिंग का सोडा हो, मतलब कपड़ा धोने का सामान हो, वो चाहे ब्लीचिंग पाउडर हो, वो सब कुछ जो है बनता है इस प्रोसेस के थ्रू। अगर आप यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोक्साइड, जितना भी हाइड्रोक्साइड होता है वो मोस्टली ब्लीचिंग, बेकिंग और आपका वॉशिंग में यूज होता है। मतलब बर्तन धोने में जो ब्लीच यूज करते हैं, जो किसी का रंग उड़ाना हो उसके लिए, या फिर आपका इसके लिए कपड़ा धोने का सामान जो होता है उसमें, तो ये सारा क्या होता है, आपका हाइड्रोक्साइड का बना होता है। ठीक है, ये सभी हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्साइड अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये जो है आपका अल्कली सब्सटेंस होता है। अगर आपका बर्तन धो रहे हैं, अगर मान ली बर्तन जो है उसमें तेल लगा हुआ है बहुत सारा, तो समझिए कि उसके ऊपर ये आपका जो हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, तो उसका तेल का असर को कम करता है, और वो बर्तन साफ करने में जो उसका जो क्या बोलते हैं, चिकनाई जो होता है, उसको धोने में मदद करता है। उससे कपड़ा धोने में कपड़े के ऊपर जो मतलब चिपका हुआ सामान है, उसको साफ करने में ये काम आता है। तो चाहे वो ब्लीचिंग का सामान हो, चाहे वो वॉशिंग का सामान हो, चाहे वो आपका बर्तन धोने का हो, ये सब कुछ बनाने में आपका यूज होता है नमक। नमक के साथ में प्रोसेस करके ये सब चीज बनाया जाता है। ठीक है, चाहे बेकिंग हो, चाहे ब्लीचिंग हो, चाहे आपका वॉशिंग का सामान हो। उसी तरह देखिएगा कि आपका अगर ये ब्लीचिंग पाउडर जो है, इसका क्या काम होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं अ, तो ये जो आपका सोडियम क्लोराइड का जो मिक्सचर था, मतलब नमक और पानी का जो घोल था, उसको बोलते हैं ब्रिन। नहीं, उसको ब्रिन नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं, ये नमक नमक पानी का घोल था। और जो इससे हम लोगों ने देखा कि जब इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोवाइड किया, इसके मतलब इलेक्ट्रिक करंट को इसके थ्रू पास कराया, तो जो पॉजिटिव साइड था, इधर से क्लोरीन निकल गया, इधर से हाइड्रोजन निकल गया, और जो बचा रहा सॉल्यूशन, वो रहा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी आपका प्रतिक्रिया था NaCl प्लस पानी, इसके थ्रू आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, तो बन गया आपका NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। और आप लोग बोले सर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए तो बैलेंस हो गया। ठीक है, आप इसको काउंट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, इसको निकालने के लिए एक नया आउटलेट रहेगा इधर से। इस सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्रिन सॉल्यूशन। अब बोलिए कि ब्रिन सॉल्यूशन क्या करते हैं। तो ये ब्रिन ब्रिन जो होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये आपका ये यूज होता है भाई बर्तन धोने के लिए, साबुन बनाने के लिए, या डिटर्जेंट के लिए, मतलब कपड़ा कपड़ा धोने का जो होता है सामान, उसके लिए। ठीक है, तो ये समझिए कि आपके पास था सिर्फ नमक और पानी। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर कि नमक और पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास किया और बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। यही आपका सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट होता है जो कि यूज होता है, चाहे बर्तन धोना हो, चाहे कपड़ा धोना हो, चाहे साबुन हो, उसमें उसका एक मतलब इम्पोर्टेंट नो इंग्रेडिएंट है उसका। बाकी तो स्मेल आपको सिंथॉल में नींबू का स्मेल रहेगा, और हमाम में कोई स्मेल नहीं रहेगा, तो वो तो खैर अलग चीज है, वो तो उसका पैकेजिंग है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। लेकिन ये सारा खेल
इसी का बना है, ठीक है। ये पार्ट क्लियर है आप लोग को कि नमक से क्या क्या बन गया आपका। ओके। उसी तरह से अब मैंने कहा कि नमक का यूज करके आपका जो है उससे बहुत कुछ बनता है, चाहे वो बेकिंग पाउडर हो, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर हो, ये जो भी, तो या बर्तन धोने का सामान हो। तो देखा हमने कि NaOH जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये एक सब्सटेंस बनता है नमक और पानी के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे। अब देखिए इसको, ऐसा नहीं कि मान लिया जाए सोडियम क्लोराइड, मान लिया आपका नमक जो था सोडियम क्लोराइड था, अगर ये आपका मान लिया जाए कि कैल्शियम क्लोराइड होता, तो ये भी एक नमक होता। जो हम्म, तो अगर मान लिया जाए कि कैल्शियम क्लोराइड रहता अगर, तो आप कहते तो NaOH के बदले CaOH बनता, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता। मतलब सोडियम क्लोराइड का पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आपने पास किया तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। वही अगर कैल्शियम क्लोराइड होता नमक में, सोडियम क्लोराइड के बदले आपका नमक कैल्शियम क्लोराइड का बना होता अगर, तो उसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है आपको ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। अब ब्लीचिंग पाउडर को अगर आप समझना चाहेंगे, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो एक सब्सटेंस होता है, उसका उसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है CaCiO2। ये है कार्बन, ये है आयोडीन, ये है ऑक्सीजन, ठीक है, और ये है कैल्शियम, ठीक है। अब ये ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, तो वही जो आपका जो मान लिया जाए अपने कैल्शियम क्लोराइड को पानी में मिलाया, उसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, आपका बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका मान लिया जाए यहाँ पे आपका, ये आपका ब्रिन सॉल्यूशन उसको मान लिया आपने, बोल दिया, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप क्लोरीन डालते हैं थोड़ा सा, नॉट नॉट क्लोरीन, आलोक आपको याद है CI क्या होता है? नहीं सॉरी, माय बैड, ये आपका, नहीं नहीं सॉरी, माय बैड, दिस इज क्लोरीन ओनली, ठीक है। सीएल हाँ, है वो। CL है वो, नॉट नॉट CI। ये भी CL है, वही मेरे को लगा था कुछ तो हम गलत नोट किया है। तो जब जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर में क्लोरीन सॉल्यूशन डालते हैं अगर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको बोलते हैं ड्राई लाइम। ये ड्राई लाइम जो है ये आपका यूज होता है बाद में चूना बनाने में भी, ठीक है। ये इसके ऊपर आप वाटर डालते हैं तो इससे स्लैक लाइम बनता है, जो आप लोग चूना बनाई काम में आता है। तो अभी अगर देखा जाएगा ये है आपका ड्राई स्लैग लाइम। तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसके ऊपर अगर क्लोरीन की प्रतिक्रिया कराते हैं तो इससे बनता है CaCl2 प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ये आपका हो गया 2 है यहाँ पे, इसको भी 2 कर दीजिए तो 4 हो गया, कैल्शियम 2 हो गया, तो ये आपका, नहीं 2 यहाँ पे नहीं होगा आपका, ओके। Cl2 है तो यहाँ पे हो गया आपको, तो ये आप इधर 2 कर दीजिए, तो हो गया, तो यहाँ पे 2 या 4, ओके। ओके, ठीक है। तो ये केमिकल फार्मूला को बैलेंस करने के लिए हम लोग अलग से बाद में क्लास करेंगे, बट अभी के लिए फार्मूला यहाँ पे बैलेंस्ड है। तो बेसिकली इस प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश करें कि ये आपका ब्रिन सॉल्यूशन है, उसके ऊपर, या इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, चाहे वो ड्राई स्लैक लाइम बोलेंगे, जो भी बोलिए, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना आपका नमक और पानी, मतलब कैल्शियम क्लोराइड को पानी के साथ में इलेक्ट्रिसिटी पास कराए आपने, ये हाइड्रोक्साइड बना, उसको क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो बन जाता है आपका ये ब्लीचिंग पाउडर। अब ये ब्लीचिंग पाउडर किस लिए यूज होता है आप लोग जानते हैं, ये मोस्टली जो है कब चीजों का रंग उड़ाने के लिए काम आता है, वो होता है ना कि उसका ब्लीच कर दिया, तो ये ब्लीचिंग पाउडर उसको मोस्टली
कपड़ा इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, या केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीच मतलब सिंपल भाषा में समझा जाए तो ब्लीच जो होता है किसी चीज का रंग को हल्का करने में काम आता है। उसी तरह से बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी जो है वो भी इसी प्रोसेस से बनता है। तो बेसिकली आप समझिए कि नमक नमक का इस्तेमाल करके आप बनाते हैं, चाहे वो ब्लीचिंग पाउडर हो चाहे गुड डिटर्जेंट हो। मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, वी आर स्टिल रैपिंग अप द साइंस क्लास, ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है, आप 1 मिनट अर्ली है। तो समरी ये है कि चाहे आपका बर्तन धोने का सामान हो, चाहे कपड़ा धोने का सामान हो, चाहे ब्लीचिंग पाउडर हो, चाहे वॉशिंग पाउडर हो, ये सब कुछ बनता है नमक से। और नमक को पानी में मिला करके उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जो ब्रिन सॉल्यूशन बनता है उससे आप अ, उससे बनाते हैं आप आपका हाइड्रोक्साइड, और उसके उससे आपका बनता है ब्लीचिंग पाउडर। उसी तरह से बेकिंग सोडा जो है वो भी, उसका भी एक फार्मूला होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये बेकिंग सोडा बनता है नमक नमक और पानी के ऊपर में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। तो ये सब फार्मूला आप लोग एक बार बुक में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा फार्मूला और केमिकल रिएक्शन समझ में आएगा। लेकिन समरी ये है कि नमक जो है जितना हम लोग हल्के में लेते हैं उतना हल्का चीज है नहीं। उसका यूज होता है आपको, चाहे वो साबुन बनाने में हो, चाहे सर्फ बनाने में हो, चाहे ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हो, चाहे बेकिंग सोडा बनाने में हो, हर जगह पे नमक का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए नमक को लेकर इतना मारा मारी है। तो गांधी जी जो दांडी मार्च किए थे नमक के लिए, सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, वो सारा कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो जो नमक है वो उतना हल्का फुल्का चीज नहीं है। जो कि आप लोग हम लोग खरीदते हैं नमक, मेरे हमारे बचपन में 1-2 रुपए किलो आता था, अभी ज्यादा हो गया है, 20-25 रुपए में मिलता है। लेकिन उसका इस्तेमाल इस्तेमाल जो है बहुत सी चीजों में होता है, और हमारे दिनचर्या में जितनी चीजें हम आसपास में देखते हैं सब में उसका इस्तेमाल होता है। तो हम आप लोग के लिए यही असाइनमेंट है कि एक बार जो नमक वाला पोर्शन है उसमें देखिए कि जो चाहे वो बेकिंग सोडा हो, चाहे वो वॉशिंग पाउडर हो, चाहे वो ब्लीचिंग पाउडर हो, उसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसको एक बार देखिएगा। हम लोगों ने कुछ देखा है यहाँ पे कि क्लोर क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है, बेकिंग सोडा कैसे बनता है। लेकिन हम चाहें कि आप लोग 15 मिनट 20 मिनट का टाइम दीजिएगा, एक पेज है उसमें ये चारों रिएक्शन रहेगा, उसको देखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद कुछ डाउट हुआ तो पूछिएगा, नहीं तो कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस क्लास। कोई डाउट साइंस वाले पार्ट में है तो बताइए भाई। आलोक, अभिषेक, अदर्श के सब बच्चे लोग नहीं, ओके। तो एक काम करेंगे, वी विल स्टॉप